यह पेपर है रीड 2021 लेवल 2 का और हम देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन को। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए फटाफट रिवीजन के तौर पर देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में पाकिस्तान में स्थित स्थल पूछे गए थे। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, चहुंदड़ो पाकिस्तान में है और कोटदीजी पाकिस्तान में है। प्रभास पाटन यहाँ जो है वो गुजरात में है। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो ये जालोर जिले में इनका जन्म हुआ था ब्रह्मगुप्त का। अगला प्रश्न है वैदिक काल के बारे में यहाँ पर कथनों पर विचार करना है, सही कथन बताना है वैदिक काल के बारे में। तो यहाँ गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था और ग्राम के अधिकारी ग्रामीण कहा जाता था। ये दोनों ही हैं जो सत्य दिए गए हैं। उसके अलावा व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता नहीं, व्यापारी वर्ग को जो है वो पणी कहा जाता था और विष जो था वो कई ग्रामों का समूह कहलाता था। अगला प्रश्न है संत दरियाव जी द्वारा रामस्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। तो रामस्नेह संप्रदाय की दरियाव जी द्वारा जो शाखा है वो रैण शाखा स्थापित की गई। शाहपुरा जो शाखा है वो रामचरण जी के द्वारा स्थापित की गई थी भीलवाड़ा में। रामचरण जी के द्वारा शाहपुरा में जो प्रमुख पीठ थी रामस्नेह संप्रदाय की। सिंहथल जो शाखा है वो बीकानेर में हरिराम दास जी के द्वारा सिंहथल और खेड़ापा जो शाखा है वो जोधपुर में वो रामदास जी के द्वारा। रैण होगी दरियाव जी से, शाहपुरा होगी रामचरण जी से और सिंहथल हो गई हरिराम दास जी से और खेड़ापा शाखा हो गई रामदास जी से। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर केवल 2 कथन सत्य दिया गया है कि उनकी बचपन का नाम वर्धमान था और यहाँ पर दिया है कि जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व में और इनका जन्म महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडल ग्राम में 599 ईसा पूर्व में होता है। इनकी माता का नाम महामाया बताया, माता का नाम त्रिशाला था, बुद्ध की माता का नाम महामाया था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर थे और प्रथम जो तीर्थंकर के जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ जी जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह वाद्य यंत्र जो बांसुरी की तरह दिखता है। तो वो अलगोजा जो है वो बांसुरी की तरह दिखाई देता है। और बपंग की बात करें, बपंग एक डमरू के समान मिलता जुलता वाद्य यंत्र होता है। और रावणते में 9 तार होते हैं। नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल चढ़ाकर रावणता बनाया जाता है। तंदूरे में 4 तार होते हैं, इसे वेणु भी कहते हैं। ये तानपुरे के समान होता है। अगला प्रश्न है महाजनपद और नगर दिए गए हैं। महाजनपद इनको सुमलित है पूछा है। तो यहाँ पर कंबोज की राजधानी जो थी वो राजपुर और हाटक, राजपुर या हाटक ये कंबोज की राजधानी थी। उसके अलावा गंधार की राजधानी तक्षशिला, अंग की राजधानी चंपा, अवंती की उज्जैनी और महिष्मती, मथुरा सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी और ये उज्जैनी आ गया अवंती या महिष्मती की राजधानी थी। और चैदी की राजधानी सोंती या शक्तिमती थी। उसके अलावा महाजनपदों में देखें तो मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, मल की राजधानी कुशीनारा और पावा थी, अस्म की राजधानी पोटन थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला प्रश्न देखते हैं बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। बंडदेवरा मंदिर बारां में स्थित है। बंडदेवरा मंदिर बारां में है। बूंदी में मंदिर की अगर बात करें तो गरड़िया महादेव जी का मंदिर ये बूंदी में है। और केशवराय जी मंदिर जो है वो भी केशवराय पाटन बूंदी में है। कोटा में अगर मंदिर की बात करें तो कोटा में 4 चौमा शिव मंदिर है और विष्णु का मंदिर है कैथून कोटा में और खड़ा गणेश जी का मंदिर भी कोटा में है। बारां में बंडदेवरा मंदिर ये एक शिव मंदिर है। उनके अलावा ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन बारां में है। झालावाड़ में अगर मंदिर की बात करें तो 7 शैलियों का मंदिर झालापाटन झालावाड़ में है और चंद्रभागा मंदिर झालावाड़ में है। जूनी जी की नसियाँ और कोलवी की गुफाएं भी झालावाड़ में है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर उसने
सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। ये जो कथन है ये सही है। सेल्यूकस की पुत्री का नाम हेलेना था, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। यहाँ आगे दिया है कि उसने अपने जीवन में अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, जैन धर्म स्वीकार किया था, और भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और जैन धर्म स्वीकार किया था। अनेक उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अशोक को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के अभिलेखों के बारे में विचार करना है तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य दिए गए हैं कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे और लिपि इनकी ब्रह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। ये चौरी चौरा की जो घटना है ये कब हुई थी, ये फरवरी 1922 में हुई थी, और ये स्थान जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चौरी चौरा जो है। और उसके अलावा जो 12 फरवरी 1922 को बारदौली बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अलवर के शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था पंडित हरिनारायण शर्मा को, तो वो थे जय सिंह। जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अगर उदय सिंह की बात करें तो यहाँ जो उदय सिंह दिए गए हैं, यदि मेवाड़ के उदय सिंह की बात करें तो ये राणा सांगा और कर्णावती के पुत्र थे, और इनके जो बेटे थे वो महाराणा प्रताप हुए थे उदय सिंह के, और इनके इसमें सेनापति थे जयमल और फतेह सेनापति थे। अगर बात करें राम सिंह की तो राम सिंह मारवाड़ के आमेर के मान सिंह की अगर बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम के पुत्र हुए थे, और मारवाड़ में हुए थे वो अभय सिंह के पुत्र थे राम सिंह। और मान सिंह की अगर बात करें तो मान सिंह दो हुए हैं। आमेर के जो प्रथम मान सिंह थे इनको मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि जो है वो अकबर द्वारा दी गई थी, और जो द्वितीय शिष्टमंडल भेजा गया था प्रताप के पास उसमें जून 1573 में मान सिंह को भेजा गया था, और इनको 1585 में काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है यह किसने कहा कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित है, देवत्व का विकास है। न धर्म न तो पुस्तकों में और न ही धार्मिक सिद्धांतों में है। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न पुस्तकों में और न धार्मिक सिद्धांतों में है। राजा राम मोहन राय ने कहा था धर्म को तर्क और विवेक की आराधना पर परखना चाहिए, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। उसके अलावा एक स्टेटमेंट था कि हमें अज्ञान को दूर करना चाहिए और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। दादू दयाल की अगर बात करें तो इनके द्वारा ईश्वर के प्रति भक्ति धार्मिक या सांप्रदायिक संबंधता से ऊपर होनी चाहिए, और इन्होंने वेदों को अप्रामाणिक माना था और किसी विशेष देवता की इन्होंने पूजा नहीं की थी, निर्गुण भक्ति की थी इन्होंने। अगला प्रश्न है भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो चोखा मेला जो है उन्हें भारत का वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। और दादू दयाल ने दादूपंथ चलाया था जिसकी मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में है। इन्होंने पद सांखी और अमरबोध की रचना की थी। इनके वाणी संग्रह को हरड़े वाणी के नाम से जाना जाता है। जयानक की अगर बात करें तो जयानक जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि थे। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। रामदास की अगर बात करें तो रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए जिन्होंने दास बोध की रचना की थी रामदास ने। अगला प्रश्न है औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था। तो जब औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया था 1679 में, तो राज सिंह ने इसका विरोध किया था। मेवाड़ के राज सिंह थे जो 1679 में इनका विरोध किया था। अगर बात करें जसवंत सिंह की तो जसवंत सिंह मारवाड़ के, अगर जसवंत सिंह की बात करें तो प्रथम जो जसवंत सिंह थे उनके द्वारा उनको महाराजा की उपाधि यानी महाराजा जसवंत सिंह महाराजा की जो उपाधि है वो शाहजहां के द्वारा दी गई थी।
जसवंत सिंह प्रथम को। और जसवंत सिंह द्वितीय की अगर बात करें, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह द्वितीय की, तो उनको स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वैश्य नन्ही जान के लिए फटकार लगाई थी वो जसवंत सिंह द्वितीय थे। मानसिंह की अगर बात करें, मानसिंह की अगर बात करें तो आमेर के मानसिंह को देखें तो मानसिंह दो हुए हैं। आमेर के जो मानसिंह प्रथम थे उनको मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि जो है वो अकबर के द्वारा दी गई थी। और मानसिंह द्वितीय जो थे वो एक पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। दुर्गादास राठौड़ की अगर बात करें, दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का अणबिंद या मोती भी दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया था अजीत सिंह को, और इसी ने यानी अजीत सिंह ने इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया था। ये थे दुर्गादास राठौड़। अगला प्रश्न है, डूंगरजी और जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो डूंगरजी और जवाहर जी ने बीकानेर और जोधपुर जो सेना थी उनके विरुद्ध संघर्ष किया था। अगर भरतपुर की अगर बात करें, भरतपुर में जो है वो उस समय यानी 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो जसवंत सिंह थे जो नाबालिग थे। और जो पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे वो मॉरिसन थे, यानी व्यवस्था जो देखे थे मॉरिसन द्वारा देखी जाती थी भरतपुर की। और जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर का इनका विरोध हो गया। और बीकानेर उदयपुर की अगर बात करें, उदयपुर में शासक स्वरूप सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। और पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो ये CL सावर्स थे। ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है। शासक स्वरूप सिंह थे, अंग्रेजों का सहयोग किया था। पॉलिटिकल एजेंट CL सावर्स थे। बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा में शासक महाराणा लक्ष्मण सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का नाम धारण कर छद्म नाम धारण किया था? अमरदास बैरागी के नाम से जीवन यापन किन्होंने किया था? तो जोरावर सिंह बार्ट ने यह नाम अमरदास बैरागी रखा था अपना। और अर्जुनलाल सेठी की अगर बात करें, अर्जुनलाल सेठी की बात करें तो ये जयपुर के माधो सिंह द्वितीय ने इनको प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अर्जुनलाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, ये अर्जुनलाल सेठी ने कहा था। निमेज हत्याकांड में इनको 20 वर्ष की सजा हुई थी और इनको वेलूर जेल में रखा गया था। तो निमेज हत्याकांड अर्जुनलाल सेठी से जुड़ा हुआ है। प्रताप सिंह बारट की अगर बात करें, प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष की सजा हुई थी और बरेली जेल में रखा गया था। और केसरी सिंह बारट की अगर बात करें तो केसरी सिंह बारट का जन्म शाहपुरा भिलवाड़ा में हुआ। इन्होंने चेतावनी राजचूंकियाँ ये फतेह सिंह को लिखा था। और वीर भारत सभा कोटा में स्थापना की थी। और महंत प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को 7 वर्ष की सजा हुई थी और हजारीबाग जेल में रखा गया था। जोरावर सिंह बारट जो हैं, जोरावर सिंह बारट ने लॉर्ड होर्डिंग्स पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका था। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है, जोरावर सिंह बारट को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। उसके अलावा अर्जुनलाल सेठी को वेलूर जेल में रखा गया था। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया था। और प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में महाराणा प्रताप की ओर से तो यहाँ पर पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा और जयमल मेहता और चारण जैसा जो हैं ये प्रताप के चंदावल दस्ते में थे। और जो हकीम खां जो सूरी थे इनके सेनापति मराठा, ये जो हाकिम खां सूरी ये हरावल दस्ते में थे। और कृष्णदास चुड़ावत भी हैं, ये हरावल दस्ते में थे। जयमल मेहता जो हैं, जयमल मेहता ये वीरमदेव मेड़तिया
यानी मेड़ता के शासक थे बीरमदेव मेड़तिया के पुत्र थे और राव दूधा के पोते थे, और ये कहें कि मीराबाई के ये भाई थे जयमल मेहता। अगला प्रश्न है कृष्णदास जो चुड़ावत, कृष्णदास ये चुड़ावत है ये हरावल दस्ते में थे। अगला प्रश्न निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी, शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जा सकता है, माना जाता है? तो यहाँ रामगोपाल पोद्रा की जो छतरी है वो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। कल्याण सिंह की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी बीकानेर में है, और गोपाल सिंह की जो छतरी है वो करौली में है। अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ की छतरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। अगला प्रश्न है चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो चावंड चित्रकला शैली का जो विकास है वो मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था, और चावंड शैली में रागमाला, ढोलामारू, और यदि चावंड शैली की अगर स्वर्णकाल की अगर बात करें या मेवाड़ शैली में तो अमर सिंह जो प्रथम हैं इनके इसमें स्वर्णकाल रहा। अगर मारवाड़ की अगर बात करें, मारवाड़ चित्रकला शैली की, तो इनके जो स्वर्णकाल रहा था वो मान सिंह के इसमें स्वर्णकाल रहा था मारवाड़ शैली का। शेखावाटी, शेखावाटी जो चित्रकला है ओपन ईयर आर्ट गैलरी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थी। इन्होंने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को एक विशाल सम्मेलन का नेतृत्व किया था, और कटराथल के जो सम्मेलन था उसमें मुख्य वक्ता जो थी वो उत्तमा देवी थी, उत्तमा देवी मुख्य वक्ता थी, और ये जो थी किशोरी देवी इन्होंने नेतृत्व किया था। ये सरदार हरलाल खर्रा थे इनकी पत्नी थी, ये किशोरी देवी सरदार हरलाल खर्रा की पत्नी थी। और जो बरड़ हैं ये बूंदी में हैं, बरड़ बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, इसका नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था। यहाँ एक डाबी हत्याकांड होता है, डाबी हत्याकांड होता है 2 अप्रैल 1923 को होता है, जिसमें नानक जी भीले और देवीलाल गुर्जर जो है वो शहीद हो जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो 3 चरणों में होता है। 1897 से 1915 का प्रथम चरण साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था। दूसरा चरण 1915 से 1923 के मध्य विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था, और 1923 से 1941 जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो ये गले में पहना जाता है बजटी। अगर बात करें तो नाक के आभूषणों की, नाक के आभूषण की अगर बात करें, नाक के आभूषणों में बोगली और भंवरा या फिणी, लौंग या चूंप और बोगली जो है ये नाक के आभूषण हैं। और दांत के आभूषणों में अगर बात करें तो चूप, रखन, धौंस और मेख जो है ये दांत के आभूषण हैं। कान के आभूषणों की अगर बात करें तो सुरलियाँ, मच्छी, अंगोटियाँ और पीपल पत्थर, ओगणियाँ, टोंटी, सुरलियाँ, झमेला, जेला जो ग्रासीय पुरुष पहनते हैं ये सभी कान के आभूषण हैं। गले के आभूषणों में बजटी हो गया और थमी हो गया, आड़ हो गई, आड़ गले का आभूषण हो गया, बजटी हो गई, हाजरों, हांसली, ये सभी गले के आभूषण हैं। अगला प्रश्न है एडवर्ड थॉर्नडाइक के 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए माना जाता है? थॉर्नडाइक का जो मनोविज्ञान में जो सिद्धांत था वो सीखने का सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो यहाँ राष्ट्रीय आकलन केंद्र को परख नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्लब कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो क्लब कार्यक्रम का प्रारंभ 2004 और 5 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया था। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किए गए थे उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो दिए गए थे। और 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की
और इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1947 को 26 जनवरी 1947 को तो नहीं है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और 1947 की अगर बात आई है तो 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन में संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया था? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें शिक्षा के अधिकार यानी 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है उनमें अनुच्छेद जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक है, इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो 51 क में मौलिक कर्तव्य हैं उनमें 11वां मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था। समानता के अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। उसके अलावा दो अधिकार और हैं। धार्मिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से 35 तक है। संविधान में 6 मौलिक या मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 2012 में, जिसे पोक्सो एक्ट भी कहा जाता है। ये 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि और सिंचाई शामिल हैं, यानी जो सूची का पूछा है, अनुसूचियां जो सूचियां दी गई हैं वो दी गई हैं जो उनमें पूछा है कि कृषि एवं सिंचाई जो है वो किस सूची में आती है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। राज्य सूची में पुलिस आती है, मत्स्य पालन आता है, वन आता है, स्थानीय सरकारें आती हैं, सिनेमा थिएटर ये हो गया, उद्योग आते हैं और भू राजस्व जो है ये राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची की अगर बात करें तो संघ सूची में मुद्रा आती है, आयकर आता है, रेलवे आता है, डाक संघ सूची में आता है, कस्टम ड्यूटी और रक्षा संघ सूची में आते हैं, विदेशी मामले और जनगणना का कई बार पूछा भी गया है तो ये संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची में अगर बात करें, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इसमें शिक्षा आता है। समवर्ती सूची में शिक्षा और वन्यजीव संरक्षण और विवाह, गोद लेने जैसे ये समवर्ती सूची में है। अवशिष्ट विषयों की अगर बात आती है तो अवशिष्ट विषयों में जिस पर ये सूची में शामिल नहीं किए गए वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है ये अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो यहाँ अनुच्छेद जो 129 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अनुच्छेद 130 दिया गया है, इसमें उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में है। अनुच्छेद 137 दिया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णयों या आदेशों का पुनः अवलोकन के बारे में है। और अनुच्छेद 143 दिया गया है जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 में है। और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय तो अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 में जो यही कहा गया है
कि जो संघ की कार्यपालक शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित रीतियों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह तो ग्राम सभा का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अध्याय क में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और पंच होते हैं। पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान और सदस्य होते हैं। जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सदस्य होते हैं। अगला है राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनयन किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का जो राज्यपाल है वो मनोनीत करता है। और 1/3 सदस्यों की अगर बात आती है तो 1/3 सदस्य जो हैं वो संसद के जो सदस्य हैं वो राज्य विधान परिषद में 1/3 सदस्य सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा स्थानीय नगर निकाय के जो 1/3 सदस्य होते हैं और 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद जो हैं वो सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 1/12 सदस्य दिए गए हैं। 1/12 सदस्यों में शिक्षक आते हैं। 1/12 सदस्यों में पंजीकृत जो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित है वो 1/12 सदस्यों में आते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में पहली लोकसभा उपाध्यक्ष पूछे हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछे हैं तो अनंत सैनम अयंगर जो हैं ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं और उपाध्यक्ष वर्तमान में अभी रिक्त पद है इनका नहीं है कोई। और हुक्म सिंह का नाम है, सरदार हुक्म सिंह यहाँ नाम आया है। तो हुक्म सिंह जो थे वो तीसरे अध्यक्ष बनाए गए थे, लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में मतदान के दौरान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो यहाँ द्वितीय मतदान जो अधिकारी होता है वो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। अगला प्रश्न है किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वो संसदीय सरकार कहलाती है। जो भारत की प्रणाली है एक संसदीय प्रणाली है, संसदीय सरकार जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय सरकार की अगर बात करें, अध्यक्षीय सरकार में यहाँ पर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। जिस प्रकार अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार है और सर्वाधिकारवादी सरकार होती है जिसमें एक व्यक्ति या समूह दल राजनीतिक शक्ति उसके पास होती है, सर्वाधिकार सरकार कहलाती है। सैनिक शासन की अगर बात करें तो सैनिक शासन में सेना का जो अधिकारी होता है वो शासन चलाता है, उसे तानाशाही सरकार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो यहाँ परिभाषित करना जो है वो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना और विश्लेषण करना दिए थे। इसमें सही आंसर है निम्न में कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो परिभाषित करना। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, तो क्रिया का जो सिद्धांत है उनमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा पूछी है। व्यापारिक पवनों की दिशा पूछी है वो भी उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर व्यापारिक पवनों की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी होगी। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी जो है वो व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। जिस प्रकार व्यापारिक पवनें चलती हैं
उसी प्रकार ध्रुवीय पवने हैं उनकी भी दिशा समान होती है, यानी व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पवने जो हैं उनकी दिशा हमेशा समान होती है। तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन में दिया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की दिशा में जो पवनें चलती हैं ये चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं, यानी इसे का उल्टा हो गया, जिसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दे रखा था, यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व दे रखा है। ये जो पवनें चलती हैं ये पछुआ पवनें कहलाती हैं। और आगे दे रखा है दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी दे रखा है। तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें होगी, जो व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें हैं वो इस दिशा में चलती हैं, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। आगे जो दिया है उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पूर्व दिया है, ये दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशाएं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहा जाता है, सूर्य एवं पृथ्वी के अधिकतम दूरी। और जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहा जाता है। उपभू जो होता है, उपभू वो होता है चंद्रमा और पृथ्वी की सबसे नजदीकी दूरी, या जब चंद्रमा और पृथ्वी सबसे नजदीक होते हैं तो उसे उपभू कहते हैं। और जो चंद्रमा और पृथ्वी सबसे दूर बिंदु पर होते हैं तो उसे अपभू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो चूहा जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है इसमें। और प्राथमिक उपभोक्ताओं में जो घास, शैवाल या स्वपोषी होते हैं या शाकाहारी जो जीव होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे सांप हो गया, सांप चूहे को खाता है तो ये मांसाहारी जीव हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और तृतीय उपभोक्ता की अगर बात करें, जो शीर्ष मांसाहारी जीव हो गए जो मांसाहारी को भी खाते हैं, जैसे सांप चील को खाता है, वो चील सांप को खाती है, वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। उत्पादक के अगर बात करें तो उत्पादक के जैसे पौधे, कीट और छोटे जो पशु हैं ये उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है सही कथन बताना है। सही कथन बताना है इसमें। और चक्रवातों के बारे में है कि उत्तरी, यहाँ पर जो ऑप्शन सी सही दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में एवं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दोनों दिशाओं में होती है। और यहाँ ए में जो दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, तो यहाँ सुई की दिशा में नहीं होती, विपरीत दिशा में होती है। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात आती है, दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात में पवनों की दिशा जो है वो घड़ी की सुई की, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की जो दिशा है वो यहाँ पर विपरीत नहीं होगी, दिशा में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस दशक में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो दशक में पूछा है, भारत का पूछा है, तो यहाँ पर 1911 से लेकर 1921 के मध्य जो है वो भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। और 1971 से 1981 के जो मध्य दशक था वो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर का सर्वाधिक रही थी। 1971-1981 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। और 1951 से 81 का जो दशक था इनमें जनसंख्या विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो यहाँ टिस्को जो है वो सर्वाधिक पुराना लौह इस्पात कारखाना है। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो टिस्को है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसको अगर बात करें, यहाँ पर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना था। और VISL की बात करें तो यहाँ विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है
ये भद्रावती कर्नाटक से। और शेल की अगर बात करें, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो रांची में। अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई भू आकृतियों में उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थित का सही क्रम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा है, तो भावर, तराई, खादर और डेल्टा यहाँ पर उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। अगर बात करें कि भावर क्या है, भावर जो है ये कंकड़ मिट्टी से बना मैदानी क्षेत्र जो है ये भावर कहलाता है। और तराई जो है ये दलदली भूमि क्षेत्र जो है वो तराई कहलाती है। खादर की अगर बात करें तो नई जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र होता है वो खादर कहलाता है। डेल्टा की अगर बात करें तो नदी के मुहाने पर बने जो उत्पलाकार के जो आकृति भू आकृतियां बनती हैं वो डेल्टा कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य। जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का भारत में राजस्थान में होता है। उसके अलावा भारत में सीसा जस्ता सर्वाधिक होता है और रॉक फास्फेट सर्वाधिक होता है, फेल्सपार सर्वाधिक होता है, सेलेनाइट, कैल्साइट, सोपस्टोन, वोलेस्टोनाइट, तांबा और बालकले, ये सभी जो हैं ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन में होते हैं। अगर बात करें गुजरात में, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सर्वाधिक होती है। झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में अब्रक सर्वाधिक उत्पादित होता है और मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, जास्कर नदी, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। तो यहाँ पर जो लद्दाख है वहाँ पर जास्कर नदी है। अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यतः रूप से बहती है। सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम में तीस्ता नदी और रंगीत नदी बहती हैं। और गढ़वाल कुमायूं के जो मध्य की अगर बात करें तो यहाँ पर कोशी नदी, धौलीगंगा, गोमती और काली नदियाँ बहती हैं। अगला प्रश्न है, 100 टापुओं का शहर। 100 टापुओं का शहर किस जिले को कहा जाता है। तो बांसवाड़ा जिले को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। और बांसवाड़ा को राजस्थान की चेरापूंजी भी कहते हैं। मंदिरों का शहर भी बांसवाड़ा कहलाता है। डूंगरपुर की अगर बात करें, डूंगरपुर और उदयपुर को देखें तो जिलों की नगरी कहलाती हैं। उदयपुर पूर्व का वेनिस कहलाता है उदयपुर। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ जो है वो कांठल प्रदेश और देवगढ़ कहलाता है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर राजस्थान की निम्न में कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल की गई। तो सहरिया जनजाति जो है ये भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह में सहरिया जनजाति को शामिल किया गया। सहरिया जनजाति जो है, सहरिया जनजाति, उसके अलावा यहाँ पर भील जनजाति दी है। भील जनजाति जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक दूसरी जनजाति है। जो सर्वाधिक जनजाति मीणा है, उसके बाद भील जनजाति है। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा, सिरोही में है। मुख्य भोजन इनका मक्का की रोटी है। और ग्रासिया जो है, ग्रासिया जनजाति जो है वो तीसरी सर्वाधिक जनजाति है जो सिरोही जिले में पाई जाती है। और मीणाओं की अगर बात करें तो मीणा सर्वाधिक उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली में पाए जाते हैं और इनका मूल स्थान कालीखोह पर्वतमाला माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जैसमंद झील है और इसे डेबर झील भी कहा जाता है। ये उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो जयसिंह के द्वारा गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। और जैसमंद झील पर 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू जो है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। राजसमंद झील की अगर बात करें, राजसमंद झील जो है वो राजस्थान की दूसरी बड़ी झील है और इसकी उत्तरी नौचों की पाल पर राजप्रस्थिति उत्कीर्ण है। कायलाना झील की अगर बात करें, कायलाना झील जो है वो जोधपुर में है और इसे प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। सिल्लीसेठ झील की अगर बात करें, ये अलवर में है। राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में निम्न में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो यहाँ पर सरसों जो है सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान का होता है भारत में। और सर्वाधिक उत्पादन में सरसों के अलावा अगर बात करें
तो चना, ग्वार, मोठ बाजरी, मूंग, तारामीरा, अलसी, इसबगोल, जैतून, मेहंदी, सोनामुखी, ये सभी जो हैं ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होते हैं। अगर मक्के की बात करें, मक्का जो है, मक्का कर्नाटक में सर्वाधिक होता है और राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है मक्का का। और मूंगफली की अगर बात करें, मूंगफली सर्वाधिक गुजरात में होती है, उसके बाद राजस्थान में होती है, यानी मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है, उसके बाद तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। और कपास की बात करें तो कपास सर्वाधिक गुजरात में होती है। अगला प्रश्न है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की गति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा रहेगा? तो ग्लोब के द्वारा पृथ्वी को आकृति समझाने में सर्वाधिक श्रेष्ठ साधन ग्लोब रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षणार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी होती है इसमें। अगला प्रश्न है, इंश्योरेंस शब्द का उपयोग होता है। इंश्योरेंस जो शब्द है वो जीवन बीमा के लिए शब्द काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जिस स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा होता है, जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा होता है वो जिला फोरम कहलाता है, या जिला फोरम पर जिला स्तर पर उपभोक्ता न्यायालयों का निपटारा होता है। जिलाधीश जो है वो जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे कलेक्टर भी कहते हैं, जिलाधीश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का या हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय पूछा है, तो ये राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में है। जोधपुर की अगर बात करें, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय या राजस्थान उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर में है। और अजमेर की अगर बात करें, अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी का मुख्यालय अजमेर में है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे रीट 2021 में। धन्यवाद।